हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिल्डर फॉर्म चैनल। सभी स्टूडेंट जल्दी से एक्टिव हो जाइए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पीजीटी टीजीटी जो केवीज की जो है, इसके जो कोर्स है फुल कोर्स करवाया जाएगा इसमें। और ये 15 अगस्त से शुरू हुआ आपका नया कोर्स। और इसमें जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी वो आपकी 9 बजे होगी। और जो ये सीटेट बैच है ये भी 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसमें भी आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। और सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास है वो आपकी 9 बजे होगी। हम अब जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट का एक टेलीग्राम चैनल्स बनाएंगे जिसमें सभी जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स जो है उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम उसमें जो है जो भी स्टडी मटेरियल है उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी अपडेट होगी, जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देनी होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल्स पे दी जाएगी। तो आज हम वाटर सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है आज जो वाटर की स्कैरसिटी हो गई है, इस वजह से ये जो है ज्योग्राफी का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वाटर सोर्सेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम कंसेप्ट पे पहले पूरा फोकस कर रहे हैं। पहले आपका सभी का कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। हम उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आप उनको इजीली जो है कर पाओगे। तो वाटर सोर्सेस जो हमारा है वो आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ। तो वाटर इज कंसिडर्ड टू बी रिन्यूएबल सोर्सेस। तो रिन्यूएबल का मतलब होता है वाटर को हम जो है नेचुरल प्रोसेस के जरिए वाटर की पुनः प्राप्ति होती रहती है। वाटर कभी भी समाप्त नहीं होता है, इसकी नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम वाटर की पुनः प्राप्ति हो जाती है, इस स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स कौन सा है। तो वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है। वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? तो वाटर स्कैरसिटी इज नथिंग बट द शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाटर की शॉर्टेज होना ही क्या कहलाता है? वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी होना कहलाता है। एक कप पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, उसी को हम वाटर स्कैरसिटी कहते हैं। It may happen due to several reasons like water use in dry season, agriculture, water pollution that turns water source useless, etc. तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो ड्राई सीजन होता है उसमें एग्रीकल्चर के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तब इसमें जो है कमी हो जाती है। और वाटर पोल्यूशन के कारण भी क्या है, जो है हमारे पास जो है वाटर स्कैरसिटी की समस्या पैदा हो जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो बहुत सारे फैक्ट हैं वो आपको आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना। सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। हम जो है कल आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, सोशल साइंस सब्जेक्ट का हम टेलीग्राम चैनल बनाएंगे।
सभी स्टूडेंट जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट के लिए हो, केवीएस के लिए हो, टीजीटी, पीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए आप अच्छे से तैयार रहना। तो हम टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम सोशल साइंस सब्जेक्ट के टेलीग्राम चैनल का फायदा ये होगा उसमें आपको जो है अपडेट दी जाएंगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका काफी बेनिफिट होगा आप सभी को। तो आप सभी वो चैनल ज्वाइन कर लेना। कल वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से कवर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी का जो है 3/4 भाग जल से जो है कवर है, लेकिन कुल जल आयतन में से केवल 2.5% ही मीठे पानी के रूप में मौजूद है। यानी जो पानी हमें चाहिए उसमें से केवल जो है 2.5% ही पानी जो है मीठा पानी है, बाकी पानी खारा पानी, समुद्र का खारा पानी है। पूछा जाता है कि मीठे पानी का कितना पानी है जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो है 2.5%। तो ये यहाँ फैक्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। शेष जो है 96.5% है, ये समुद्र का खारा पानी है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना कि जो 96.5% समुद्र का खारा पानी है। मीठे पानी के 70% से अधिक स्रोत जो है वो अंटार्कटिका और दुनिया के उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है। और जो पानी का 70% से ज्यादा स्रोत है वो आपको जो ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है कि 70% जो पानी है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों के रूप में मौजूद है। विश्व में केवल 30% स्वच्छ जल है जो भूजल के रूप में है। ठीक है, ऊपर हम सिर्फ मीठे पानी की बात करें जो केवल 2.5% है, और यहाँ खारा पानी का प्रतिशत बताया हमने 96.5%। ये खारा पानी है, मीठा पानी का परसेंट, खारा पानी का परसेंट आप जो है, और विश्व में केवल 30% जो है वो स्वच्छ जल है। ठीक है, तो जल साधन जो है, जल संसाधन वो नवीकरणीय है, यानी नेचुरल प्रोसेस के जरिए है जो है वो हमें वाटर की पुनः प्राप्ति होती रहती है, और ये थोड़े समय के भीतर ही नवीनीकृत हो जाता है। मतलब कि नेचुरल प्रोसेस के जरिए है जो वाटर की पुनरावृत्ति जो है वो थोड़ा समय चाहिए वाटर को धरती पर पुनः वापस आने में। पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर जाता है और फिर जब बारिश के रूप में पानी जो है वापस नीचे आ जाता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। जो जल विज्ञान चक्कर को नवीकरणीय स्रोत बनाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मीठे पानी का कितना प्रतिशत है, खारे पानी कितना प्रतिशत है, 30% जो है वो स्वच्छ जल है। ओके, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। 3/4 of the earth is covered with water, but only 2.5% out of the total water volume exists as fresh water. तो fresh water का परसेंटेज है 2.5%. The rest 96.5% is salt water from the ocean. More than 70% of freshwater source exists as glaciers in Antarctic and high altitude mountain region of the world.
In the world, there is only 30% fresh water which is stored as groundwater. Water resources are renewable and it gets renewed within a short period. The hydrological cycle makes water a renewable source. तो मीठे पानी के स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं, कि कहाँ से हमें जो है फ्रेश वाटर प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जो स्थायी जल है, सरफेस वाटर में क्या क्या सोर्सेज शामिल होते हैं, तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे इसी तरह पूछे जाते हैं कि जो है सरफेस वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं, स्थायी जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भले ही आपको ये वाटर जो सोर्सेस वाला टॉपिक है इजी लग रहा होगा, लेकिन जो आप इसमें से जो फैक्ट निकलेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको नोट डाउन करना है। तो देखो, मीठे पानी के जो स्रोत एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर्स, तो इसमें आपको मिलेगा स्थायी जल और भूजल। भूजल और स्थायी जल दो स्रोत हैं जहां से हमें मीठे पानी मिलता है। और मीठा पानी टोटल कितने प्रतिशत है, 2.5 2.5% जो है वो मीठा पानी है पूरी पृथ्वी पर। और स्थायी जल के स्रोत जो है सरफेस वाटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके जो स्रोत है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर, तो दिस इंक्लूड नदियां, झीलें, तालाब। ठीक है, जो सतह पर पृथ्वी की सतह पर होने के कारण इसको स्थायी जल कहते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को याद करोगे तो याद जाएगा। स्थायी मतलब कि पृथ्वी की सतह पर जो नदियां, झीलें, तालाब मौजूद हैं वहां पर क्या है, मीठा पानी मौजूद है। फिर भूमिगत जल भी मीठे पानी का स्रोत है। ये दोनों स्रोत वर्षा से नवीकृत हो जाते हैं। तो इन दोनों में ही जो है जो वर्षा से बारिश के पानी होता है इसमें, और इसी वजह से यहाँ का जो स्थायी जल होता है और जो भूजल होता है ये हमेशा मीठा होता है। तो ये एग्जाम्स में ये दो इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और बच्चे बहुत बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरफेस वाटर के सोर्सेज कौन कौन से आएंगे, तो वो नदियां, झीलें, तालाब हैं, और जो भूमिगत है वो भी हमारा मीठे पानी का स्रोत है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। और हमारा पूरा एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी को लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेश वाटर सोर्सेज इंक्लूड सरफेस वाटर। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं हम फ्रेश वाटर के सोर्सेज को। The fresh water sources include surface water and groundwater. The surface water sources are rivers, lakes, ponds, etc. The water that is stored underground is also a freshwater source. Both these sources get renewed by rainfall. So these are important points which I have highlighted for you. So surface water sources include rivers, lakes, ponds, and the water that is stored underground is also a freshwater source. And these sources get water by rainfall. अब हम ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि जो वाटर स्कैरसिटी है कि आज पानी की कमी हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है और इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं। ये स्टूडेंट्स कितने इनोवेटिव है उनका पता करने के लिए कि हम जो है वाटर स्कैरसिटी है जो
पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए हम क्या नए तरीके अपना सकते हैं। तो एग्जाम्स में कई बार इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए आपको जो है वाटर सोर्सेज का कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो पानी की कमी और इसके पीछे के कारण, पानी की कमी के अलावा यह उन क्षेत्रों में हो सकता है जहाँ पर सूखे की संभावना ज्यादा रहती है और जहाँ बारिश कम होती है। तो पानी की कमी कहाँ होगी? जहाँ पर सूखा ज्यादा पड़ता है, अकाल ज्यादा पड़ता है और बारिश नहीं होती है। पानी की कमी के और भी कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है कि हम जो वाटर का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, अत्यधिक दोहन से भी जल संकट उत्पन्न हो सकता है। जब हम पानी को वेस्ट करते हैं और अत्यधिक मात्रा में उसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और जहाँ सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है, वहां पर भी क्या पानी की कमी हो जाती है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पानी का अत्यधिक या अनावश्यक उपयोग इसका एक मुख्य कारण है। यानी पानी का हद से ज्यादा फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है पानी का, और जब हम अनावश्यक उपयोग करते हैं पानी का, इस वजह से ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय वाटर स्कैरसिटी एंड द रीजंस बिहाइंड इट। So water scarcity and the reasons behind it. Water scarcity is nothing but a shortage of water. We can define water scarcity as a shortage of water. तो ये इसकी definition है. It can happen naturally in the regions which are prone to drought. So these are the regions behind water scarcity. Examiners can ask in exams what are the reasons behind the water scarcity. So it may happen naturally in the regions which are prone to drought and experience low rainfall. So these are the two regions, and several other regions may lead to water scarcity. And these regions include water scarcity can happen by overexploitation of the water resources. Okay, so overexploitation of the water resources, the excessive or unnecessary use of water in various parts of the world is one of the main reasons. So I have discussed here the regions for water scarcity. So these are important regions. Examiners may ask in exams कि what are the regions behind the water scarcity. अब इसको हिंदी में देखते हैं कि जो शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ क्या है, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। वहाँ से क्या है, खेतों में जो है सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं और अत्यधिक भूजल का इस्तेमाल करने से वहाँ जो है पानी की कमी हो जाती है। और बहुफसली और HYV बीजों के लिए भी पानी की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। बीज भी अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको पानी की अधिक है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये वजह है जिनके कारण से क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है। अधिक खाद्य संसाधनों की आवश्यकता है क्योंकि सभ्यता के साथ साथ शहरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। देखो, हमें खेती करने की क्यों अधिक आवश्यकता है, खाद्य सामग्री की हमें क्यों आवश्यकता है, क्योंकि क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसी वजह से खाद्य संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए HYV बीजों का इस्तेमाल किया जाता है और इन बीजों में क्या है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है।
HYV that needs more water. More food resources are needed as the urbanization and industrialization are progressing along with the civilizations. So these are the reasons behind the water scarcity. We need more water for irrigation purposes, but is also required because of multiple cropping. ओके अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से वाटर की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन क्यों खराब होती जा रही है। यहाँ पॉइंट्स जितने भी हैं आप इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कंसेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे से जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास जो डेली 9 बजे होती है, आप रेगुलर रहना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप में रेगुलरिटी हो वो बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे से आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। हम पूरा आपको स्टडी मेटेरियल प्रोवाइड करेंगे और पूरा कंसेप्ट पे फोकस रहेगा ताकि आप एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो। द वाटर क्वालिटी इज deteriorating day by day. It happens because domestic wastes, industrial wastes get into the water sources. इसके पीछे क्या वजह है? तो जो हमारा डोमेस्टिक वे जो घरेलू कचरा होता है और जो औद्योगिक कचरा होता है वो हम क्या करते हैं, जो हमारे वाटर सोर्सेस हैं जैसे कि तालाब है, नदियां हैं, उनमें बहा देते हैं। तो जो है जो वाटर हमारे सोर्सेज हैं उनको जो है डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट बहने से क्या है, हमारा जो वाटर की क्वालिटी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वाटर पोल्यूशन कैन आल्सो अकर एज केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स and fertilizers get washed away by rainfall and the fall directly into the water bodies. जब एक किसान, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो किसान खेतों में जो है कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, जिन कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव एक किसान खेत में करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो पानी बहकर जो है डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, वो वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है, जैसे कि नदियां हैं, तालाब हैं और भूमि के नीचे भी वो केमिकल पेस्टिसाइड्स भूमि के अंदर भी चले जाते हैं। इस प्रकार से वाटर पोल्यूशन होता है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि वाटर पोल्यूशन होने के क्या कारण है, कि किस वजह से क्या है वाटर पोल्यूशन होता है। तो वाटर पोल्यूशन का कारण है वाटर पोल्यूशन कैन अकर एज केमिकल। तो वाटर पोल्यूशन अकर ड्यू टू केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स get washed by rainfall and fall directly into the water bodies. So this is the main reason for water pollution. Human activities like the immersion of the idols and many religious rituals also lead to water pollutions. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है वायु प्रदूषण किन किन कारणों से, जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण है वो किस कारणों की वजह से होता है। तो जल प्रदूषण के जो कारण है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनमें क्या है आइडोल्स बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनको नदियों में, तालाबों में जो उनका विसर्जन किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, पूजा की जो सामग्री होती है वो भी क्या करते हैं हम वाटर में, जो नदियां होती हैं उनमें बहा देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वाटर पोल्यूशन होता है। एंड द वाटर सोर्सेज बिकम यूजलेस।
ठीक है ना, पूजा की सामग्री है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, वो हम नदियों में बहा देते हैं। हमारे अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इस जिस वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। Pumping out the groundwater leads to the falling level of water undergrounds, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करने से जो है, जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। तो ये वाटर स्कैरिटी, जो स्कैरसिटी के रीजन्स हैं और जो है वाटर पोल्यूशंस के रीजन्स यहाँ हमने डिस्कस किए हैं कि वाटर की क्वालिटी खराब होती जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है, वाटर पोल्यूशन किन किन वजहों से होता है। तो अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। पानी की जो गुणवत्ता जो है दिनों दिन खराब होती जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा जल स्रोतों में मिला दिया जाता है। जल प्रदूषण जो है रासायनिक कीटनाशकों के रूप में भी हो सकता है और उर्वरक वर्षा से धुल जाते हैं। भूमि को की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए किसान जिन उर्वरक जो है फर्टिलाइजर्स का यूज करता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये सब कहाँ, बारिश की पानी की वजह से ये सीधे जल निकायों में गिर जाते हैं। जल निकायों का यहाँ मतलब है नदियाँ तालाबों में मिल जाते हैं और मूर्तियों के विसर्जन और कई धार्मिक अनुष्ठानों जैसी मानवीय गतिविधियों से भी जल प्रदूषण होता है और जल स्रोत बेकार हो जाते हैं। भूजल को बाहर निकालने से भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर जाता है। यानी कि हम अगर अपने जो नदियां तालाबों के पानी को दूषित कर देते हैं तो हम भूजल पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि नदी तालाबों का पानी जो है पीने योग्य नहीं रहता है, जबकि ये मीठे पानी के स्रोत है। लेकिन क्या होता है, मानवीय गतिविधियों के कारण जल प्रदूषण हो जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा जो है भूजल को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर जाता है। Measures taken for water conservation। तो जल संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि आप किस प्रकार से जल संरक्षण कर सकते हो। तो जितने भी पॉइंट्स आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, आप सभी अपने नोट डाउन कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जल संरक्षण के लिए किए गए उपाय, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग को रोकना। हमें क्या है, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग को रोकना होगा और जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करना होगा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम और तकनीकों का उपयोग करना होगा और हमें जो वर्षा के पानी को इकट्ठा करना होगा, जिससे कि हमारे क्या है भूमिगत जल का उपयोग हम कम कर सके और हमें नई नई तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, जिससे हम जो है भूमिगत जल के लेवल को बढ़ा सके। तो measures taken for the water conservation, stoppage of overusing of underground water harvesting। तो this is very important point, you all must note it down। पूछा जाता है एग्जाम्स में कि what are the methods for water conservation। तो जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको आएगा कि we should stop overusing underground water and it can be recharged by using techniques like rain water harvesting, and we can increase the level of underground water by using techniques like rainwater harvesting and watershed development programs by avoiding the wastage of water। So we can make public aware about the watershed development programs and rainwater harvesting, and
We can ask public to avoid the wastage of water. So we can take these measures for water conservations. अब ये इम्पोर्टेंट है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए ये ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें डैम के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि वो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था, डैम के क्या अपने फायदे होते हैं, बांध के, और इसको इसको बनाने के क्या मकसद थे। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। तो आप जो है मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्लास को पूरा 10 बजे तक देखा करो, 9 से 10 तक जो हमारी क्लास होती है, क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट वो लास्ट में भी डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए आप जो क्लास को बीच में छोड़ के नहीं कोई भी बच्चा जाएगा। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंध। देखो हम प्राचीन काल में भी देखते हैं बांधों का निर्माण प्राचीन काल में भी होता था। बांध क्यों बनाए जाते थे? डैम इसलिए बनाए जाते थे ताकि जल का संरक्षण किया जा सके और जिनका उपयोग जल स्रोतों पर पत्थरों के निर्माण द्वारा किया जाता था। प्राचीन काल में भी क्या है हम देखते हैं कि बांधों का निर्माण किया जाता था ताकि पानी को बचाया जा सके। और उस टाइम पे क्या होता था, पत्थरों के जरिए क्या है बांधों का निर्माण किया जाता था। और आज में भारत में क्या है अधिकांश नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि डैम बनाने के पीछे क्या कारण थे, और जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जो बांध है वो आधुनिक भारत के लिए मंदिर है। तो हम इसकी जांच करेंगे क्या जवाहरलाल नेहरू का ये कथन ठीक कहना सही है कि वास्तव में बांध जो है वो आधुनिक भारत के लिए बांध साबित हो रहे हैं या बांधों की वजह से बाढ़ आनी शुरू हो गई है। तो हम आगे आने वाली अपनी स्लाइड्स में देखेंगे, आगे देखेंगे अभी। तो multi-purpose river projects and integrated water resources management. From ancient times, the water is conserved by constructing structures like dams, which were used by building stones over water sources. तो एग्जामिनर में ask in exams कि एंशियंट टाइम में किस प्रकार से जो है वाटर को जो है कंजर्व किया जाता था। तो from the ancient times, water is conserved by the constructing structures like dams, which were used by building stones or water sources. Even now in India, there is a dam in most of the rivers. So there are a lot of dams in the most of the rivers. अब हम बांध के बारे में देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है और इसका निर्माण के लिए कौन कौन से उद्देश्य शामिल है इसमें। तो बांध एक हाइड्रोलिक संरचना है जिसे भविष्य में उपयोग के लिए पानी के भंडारण के लिए बनाया गया है। तो बांध का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में अगर पानी की कमी महसूस होती है तो उसे जो पानी को संरक्षण के लिए हम बांध की बनाया जाता है। वे जलाशय के रूप में कार्य करते हैं, वे बाधा बन जाते हैं और पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित कर देते हैं। पानी को इसमें इकट्ठा करके रखा जाता है जिसे बाद में सिंचाई, घरेलू उपयोग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, औद्योगिक उपयोग के लिए, जलीय कृषि आदि जैसे उद्देश्यों के लिए हम जो है इस पानी का इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। तो बांध जो है एक हाइड्रोलिक संरचना है जिसमें कि
भविष्य में हम पानी को यूज कर सकें, सिंचाई के लिए, घरेलू काम के लिए, औद्योगिक के लिए और कृषि के लिए। इसलिए हम जो है बांध का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग खेतों की सिंचाई में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में, ठीक है, बिजली उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सतलुज व्यास नदी बेसिन में भाखड़ा नंगल बांध का व्यापक रूप से जो है ये जो बांध है भाखड़ा नंगल और सतलुज व्यास नदी पर जो ये महत्वपूर्ण जो बांध है, इनका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो जो दो कामों के लिए इनका उपयोग किया जाता है वो महत्वपूर्ण है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए और दूसरा की सिंचाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए बांध का निर्माण किया गया था और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो डैम है ये आधुनिक भारत के मंदिर है, क्योंकि इससे इसके पानी से हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। घरेलू उद्देश्यों के लिए भी जल आपूर्ति के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सतलुज व्यास और भाखड़ा नंगल बांध का जो है व्यापक रूप से इसी लिए इस्तेमाल किया जाता है। उद्योगों और निर्माताओं के लिए भी जो है पानी की आपूर्ति हो जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको भी क्या है, वाटर की ज्यादा जरूरत होती है। तो इस तरीके से जो है डैम काफी यूजफुल है। बाढ़ नियंत्रण में उपयोग, इससे क्या होता है, बाढ़ नियंत्रित होती है। तो हम ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डैम्स का कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं और बाढ़ नियंत्रण में भी है सहायक सिद्ध हुआ है। महानदी बेसिन में हीराकुंड बांध का उपयोग बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। देखो कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है कि महानदी बेसिन में जो हीराकुंड बांध है इसका उपयोग क्या सिंचाई के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए किया जाता है या फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक डैम जो है उसका अपना एक अलग पर्पज है। तो जो महानदी डैम का पर्पज है हीराकुंड बांध जो यहाँ महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर जो हीराकुंड बांध है उसका पर्पज है वो बाढ़ को नियंत्रित रखता है। वाटर पार्क जैसे मनोरंजन उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है और जो डैम होते हैं वहां पर जो है वाटर पार्क बना देते हैं और इस उद्देश्य से भी, इस तरीके से भी बांध का इस्तेमाल किया जाता है। मछली प्रजनन में भी फिशिंग एक अलग प्रकार का बिजनेस होता है, वो भी इसमें किया जा सकता है। तो मछली प्रजनन में भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो बांध का इस्तेमाल हम करते हैं सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, मछली प्रजनन के लिए किया जाता है और जो महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध है उसका उपयोग जो है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो जो डैम्स आर hydraulic structure built to store water for future use. They act as reservoir. They become barrier and restrict the flow of water, which can be later used for purposes such as irrigation, domestic use, industrial use, agriculture, etc. It is used in irrigating the fields, used in electricity generations in the Satluj Vyas river basin. The Bhangra Nangal Dam is used widely for hydel power production and irrigation. And dams are used as water supply for domestic purposes, used to supply water for industries and manufacturers, used in flood control. So dams are used in flood control
The Hirakund Dam in the Mahanadi Basin is used for flood control. So this is very important point. So Hirakund Dam in the Mahanadi Basin is used for the flood control, and the dams used for recreational purposes. Recreation purposes like water park used in land navigation. Used dams may be used in fishing, in fish ब्रीडिंग। तो हम डैम्स को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्रिएशन पर्पसेस का मतलब होता है हम वाटर पार्क बना सकते हैं, और जो है फिश ब्रीडिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम जो है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए भी हम डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर होने का दावा किया है। क्यों किया है? क्योंकि वे कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जवाहरलाल नेहरू claimed dams to be temples of modern India as they would help in activities like agriculture, development of village economy, and blooming of industries and growth of the urban economy. So that's why Jawaharlal Nehru claimed dams to be temples of modern India. तो इस तरीके से हम जो है डैम्स का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते हैं, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कर सकते हैं। उद्योगों में पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। शहरों के आर्थिक विकास के लिए भी जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए नेहरू ने इसको क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। अब इसके नुकसान, अभी तक हमने देखा कि डैम के क्या क्या फायदे होते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि इन बांधों से क्या क्या नुकसान होता है। तो अब हम इसकी जो है डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट महत्वपूर्ण है मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, बांधों के नुकसान। बांधों के निर्माण ने पानी के प्रवाह को बाधित कर दिया है, जिससे तल छटका नियमित प्रवाह हुआ। जलाशय में अवसादन बढ़ गया है, जिससे जलीय जानवरों की आजीविका काफी मुश्किल हो गई है। जब जल ठहर जाता है तो उसका नुकसान ये होता है, जो पानी है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में है पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि नदियों का पानी जो दूर तक बहकर जाता था, वो डैम बनाने से उसको है एक ही क्षेत्र में पानी को जो है स्टोर कर दिया जाता है, पानी को प्रभाव को रोक दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो जलीय जानवर हैं, जो जानवर जो है जल पर डिपेंड करते हैं, उनका जो है आजीविका पर, जो उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बांध के कारण नदियां खंडित हो गई हैं, जिससे जलीय जीवों का प्रवास मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग अपनी जमीन से बेघर होने लगे हैं, क्योंकि जहाँ पर डैम का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सारी जमीन उसके अंदर ली जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो नदियों के आसपास जो लोग रहते थे वहाँ, उनको वहां से हटा दिया जाता है, और वहां पर जो है डैम का निर्माण किया जाता है। पानी की अधिक उपलब्धता के कारण सभी किसानों ने व्यावसायिक फसलों को प्राथमिकता दी है। जहाँ पर डैम होगा वहाँ पानी ज्यादा होता है, तो लोग वहां पर क्या है, व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देंगे, जिससे कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाता है। तो ये कुछ बांध के नुकसान होते हैं कि पानी को एक जगह रोकने से जो है वो जलीय जानवरों के लिए खतरनाक है, जलीय जीवों के लिए भी वो खतरनाक है, और बहुत से लोगों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है, और एक जगह पर पानी की अधिक उपलब्धता होगी, जिसकी वजह से किसान भी क्या है, उन्हीं फसलों को उगाना शुरू कर देंगे जिनका को बाजार में बेचा जा सके, जैसे कि कपास है,
वहां पर जिन फसलों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, कपास है, वो व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती है, उनको मार्केट में ही बेचा जा सकता है। और वहां पर गेहूं और चावल का उत्पादन कम कर देते हैं लोग और व्यावसायिक फसलों को बढ़ावा देते हैं। तो ये कुछ बांधों के नुकसान होते हैं। अब और क्या क्या नुकसान है बांध बनाने के, वो हम देखेंगे। तो सामाजिक अंतर में वृद्धि हुई है क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच विवाद पैदा कर दिया कि उनकी पानी की जरूरत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से जहाँ पर पानी ज्यादा है उन किसानों को ज्यादा फायदा होगा, और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ किसानों को पानी की कमी महसूस होगी। तो इस तरीके से उन्होंने किसानों के बीच भी एक प्रकार का सामाजिक अंतर पैदा कर दिया है। तो सामाजिक अंतर में इससे वृद्धि होती है। और डैम के पानी के यूज करने पर भी लोगों के बीच विवाद पैदा हो गया है। ठीक है, यहाँ तक कि अंतरराज्यीय विवाद, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से भी झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नदियां होती हैं वो क्या होता है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बह के जाती है। लेकिन जैसे अगर एक स्टेट वाले ने यहाँ पर पानी को, नदी के पानी के बहाव को यहाँ पर रोक लेता है और डैम बना देता है, तो जो वो आगे पानी दूसरे स्टेट में नहीं जा पाएगा, कम जाएगा, तो यहाँ पे उस पानी को रोक लिया जाता है। तो ये एक स्टेट के लोग जो हैं, इस जहाँ बांध का निर्माण हुआ है वहां के किसानों को फायदा होगा, लेकिन जो दूसरे स्टेट में जो नदी का पानी बह के आगे जाना था वहां वो नहीं, कम मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरे स्टेट के जो किसान थे उनकी जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। और इस तरीके से जो एक स्टेट ये है जहाँ पर बांध का निर्माण किया गया है, और दूसरी स्टेट है जहाँ पर नदी का पानी बह के जाने से खेती होती थी, इस तरीके से एक पहली स्टेट का दूसरी स्टेट से झगड़ा हो जाता है। तो हम आगे डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से जो डैम के निर्माण से अंतरराज्यीय विवाद का मतलब होता है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से झगड़ा हो जाना कहलाता है। और बाढ़ नियंत्रण, बांधों ने बाढ़ को भी जन्म दिया है, क्योंकि जब बारिश ज्यादा होती है और यहाँ पहले से ही बांध बनाकर पानी को इकट्ठा किया गया है नदी का, तो इसकी वजह से भी, बांधों की वजह से क्या है, इन्होंने बाढ़ को भी बढ़ावा दिया है। जब अत्यधिक वर्षा हुई तो बांध बाढ़ को नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं, और बांधों से पानी छोड़े जाने से कई बार बाढ़ भी आती है। तो इस तरीके से क्या है, कुछ नुकसान भी है बांध बनाने के। एक तो इससे अंतरराज्यीय विवाद बढ़ जाता है, लोगों में सामाजिक अंतर पैदा हो जाता है, और इससे जो है बाढ़ भी आती है और जान माल के नुकसान के अलावा बाढ़ ने बहुत सारी तबाही भी मचाई है। तो ये बांध के नुकसान थे, ये थी दिस वर द disadvantages of dam. So disadvantages of dams: construction of dam interrupted the flow of water, which caused the irregular flow of sediments, increasing the sedimentation in the reservoir, which caused the livelihood of animals, aquatic animals, quite difficult. The dam led to fragmented rivers, which caused the migration of the aquatic organisms difficult. Local people started getting displaced from their land. So these are some examples of disadvantages of dams. Due to high water availability, all farmers preferred commercial crops, which caused an ecological imbalance.
There was an increase in the social gap as they caused disputes among the people wanting their water needs to get prioritized. Other disadvantages of dams are even interstate disputes became common. Flood control dams triggered floods as well because of the sedimentation in the reservoir. When excessive rainfall occurred, dams failed to control floods. The release of water from dams caused the floods itself many times. And the other disadvantage of dam is land degradation. Other than the loss of lives and properties, the flood also eroded. अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन। अधिकांश जो बांध है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ खुद ही बाढ़ जो है बाढ़ का कारण बन जाते हैं। एक नदी को बचाने के लिए महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है। यह आंदोलन था जो एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया गया था। एक एनजीओ ने इसको चलाया था और इसमें जो इसकी शुरुआत की थी उसमें आदिवासी लोग शामिल थे, किसान शामिल थे, मानव अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविद शामिल थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रदर्शनकारियों में कौन कौन शामिल थे। तो इसमें आदिवासी लोग, तो मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर देती हूँ। तो आदिवासी लोग, किसान, मानव अधिकार कार्यकर्ता और पर्यावरणविद शामिल थे। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए रहे सरदार सरोवर बांध नामक बांध के खिलाफ था और ये गुजरात में हो रहा था। नर्मदा नदी के ऊपर क्या किया जा रहा था, तो इसमें स्टेट का नाम भी पूछा जाता है। ये गुजरात स्टेट में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत गुजरात में होती है और इस पर जो बांध बनाया जा रहा था उसका नाम था सरदार सरोवर बांध था, इसके खिलाफ था। और आंदोलन में पर्यावरण के मुद्दों पर यह आंदोलन था। पुनर्वास और पर्यावरण, जो वहाँ के लोग हैं उनको वहां से हटाना था। तो पुनर्वास और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डैम्स आर बिल्ट टू कंट्रोल फ्लड्स। देखो इसके लिए बनाए जाते हैं फ्लड्स, टू कंट्रोल फ्लड्स, बट सम ऑफ them triggered floods. One of the significant movements to save a river is Narmada Bachao Andolan. It was a movement which was mobilized by an NGO and had protesters that include tribal people, farmers, human rights activists and environmentalists. The protest was against a dam called Sardar Srovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. The movement focuses on the rehabilitation and the environmental issues. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो वाटर सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये महत्वपूर्ण, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये नदी को बचाने का और जो है इसमें ट्राइबल पीपल का भी, फार्मर्स का, सबका योगदान रहा था। और तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उन सभी को आप नोट इट डाउन कर लेना। ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे जो है, क्योंकि आज हम वर्तमान टाइम में क्या है वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इस वजह से जो एग्जामिनर है वो जो है अंडरस्टैंडिंग जो है कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए कि उसकी वाटर स्कैर्सिटी के प्रति कितना वो अंडरस्टैंड करते हैं,
तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो एग्जाम्स में देते हैं। और हमारा ये जो कंटेंट है ये एनसीईआरटी पर है, बेस्ड है, तो इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो आप मेरी प्रीवियस क्लास को भी देखिए जाके। जो मैंने ज्योग्राफी पर प्रीवियस क्लास ली है वो सारी की सारी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। मैंने जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर क्लासेस ली हैं, और वो सभी जाके देखिए प्रीवियस क्लास, क्योंकि आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट की अगर अच्छे से तैयारी करनी है, अपने चारों सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बनानी है, आपको अपना टेस्ट दिसंबर में अभी जो एग्जाम होने वाला है उसको क्लियर करना है, तो आप मेरी प्रीवियस क्लास को जाके देखिए। मैंने जो भी यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करती हूँ मैं अपनी पीपीटी में, वो सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए साथ में, और आपको फैक्ट भी याद हो जाने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आज नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, नए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। उन फैक्ट्स के साथ कल मिलेंगे 9 बजे, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लेट्स